हर साल। मतलब जैसे ही सर्दियां आने लगती हैं, दिल्ली की हवा की बात शुरू हो जाती है। वो AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाँ हाँ। अक्सर 400 पार। मतलब सांस लेना भी मुश्किल। हमारे पास जो ये नोट्स है ना, एक एजुकेशनल वीडियो स्क्रिप्ट के, हाँ उनमें भी यही लिखा है, बहुत गंभीर स्थिति। जी, बिल्कुल। ये हर साल की कहानी हो गई है अब तो। लेकिन इस बार ना एक अलग तरह की चीज सुनने में आ रही है। इन नोट्स में भी इसका जिक्र है। अच्छा, क्या चीज? क्लाउड सीडिंग, हम्म। मतलब कृत्रिम बारिश। कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए इसे आजमाने की योजना है। ओहो, क्लाउड सीडिंग। हाँ, ये तकनीक तो है, काफी समय से है वैसे। तो आज हम ना इन्हीं नोट्स के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्लाउड सीडिंग आखिर है क्या भला, कैसे काम करती है, और दिल्ली का क्या प्लान है इसके पीछे। मतलब क्या सच में हम बारिश करवा के दिल्ली की हवा साफ कर सकते हैं? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, तो चलिए इन्हीं नोट्स को जरा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश, ये है क्या चीज? मतलब आसान भाषा में। नोट्स कहते हैं कि बादलों पर कुछ छिड़कते हैं। हाँ। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये मौसम को थोड़ा बदलने की एक वैज्ञानिक कोशिश है। बदलने की मतलब? ये कि हम उन बादलों से बारिश करवाने की कोशिश करते हैं जिनसे शायद अपने आप बारिश नहीं होती या कम होती। और हाँ, इसके लिए बादलों में कुछ खास पदार्थ स्प्रे किए जाते हैं। स्प्रे कैसे करते हैं स्प्रे? आमतौर पर हवाई जहाज या आजकल ड्रोन से भी। ये विमान बादलों के पास जाकर या उनके अंदर जाकर कुछ केमिकल छिड़कते हैं। केमिकल्स? कौन से केमिकल्स? नोट्स में कुछ नाम दिए हैं क्या? जी हाँ, नोट्स में जिक्र है, जैसे सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, मतलब अपना साधारण नमक। नमक? अच्छा। हाँ, और कभी-कभी ड्राई आइस यानी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो ये केमिकल्स क्या करते हैं बादलों में जाकर? मतलब ये कोई जादू है? नहीं, जादू नहीं, विज्ञान है। देखिए, ये केमिकल्स ना एक तरह से बीज का काम करते हैं। इन्हें सीड कहते हैं इसीलिए। बीज? बारिश के बीज? हाँ, कह सकते हैं। आप इन्हें आइस न्यूक्लियाई या कंडेंसेशन न्यूक्लियाई समझ लीजिए। बादल क्या है? पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें या बर्फ के कण जो हवा में तैर रहे हैं। हम्म। बारिश होने के लिए इन छोटी बूंदों को जुड़कर बड़ा होना पड़ता है, इतना भारी कि वो नीचे गिर सके। ये केमिकल्स इसी काम में मदद करते हैं। कैसे? ये हवा में जो नमी है ना, पानी के छोटे कण उनको अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें जमा होने के लिए एक एक सतह देते हैं। जैसे नोट्स बताते हैं कि सिल्वर आयोडाइड की बनावट बर्फ जैसी होती है, तो वो ठंडे बादलों में बर्फ बनने में मदद करता है। अच्छा। और नमक जैसे पदार्थ वो नमी सोखते हैं, तो वो गर्म बादलों में पानी की बूंदों को बड़ा बनाते हैं। यानी ये बस जो चीज अपने आप धीरे धीरे हो रही थी, उसको तेज कर देते हैं। बिल्कुल, एक तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया को बाहर से थोड़ी मदद दे रहे हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे बाहर से कुछ डालकर बादल के अंदर का सिस्टम बदला जा सकता है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? मतलब स्टेप बाय स्टेप। नोट्स में कुछ चरण बताए गए हैं शायद। हाँ, नोट्स में से काफी अच्छे से समझाया गया है। पहला स्टेप और सबसे जरूरी, सही बादल ढूंढना। सही बादल? हाँ, हर बादल पर यह काम नहीं करता। वैज्ञानिकों को रडार वगैरह से देखना पड़ता है कि किस बादल में पर्याप्त नमी है, मतलब सुपर कूल्ड पानी या नमी हो, लेकिन उसमें बारिश शुरू करने वाले प्राकृतिक कणों की कमी हो। सुपर कूल्ड पानी? मतलब पानी जो 0 डिग्री से भी ठंडा है पर जमा नहीं है, तरल है। ऐसे बादल सही रहते हैं ठंडी सीडिंग के लिए। तो नमी जरूरी है, यह पहली शर्त है, जैसा नोट्स में भी लिखा है। तो हम बादल बना नहीं सकते, पहले से बादल होना जरूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बादल बना नहीं सकते, बने हुए बादल को बारिश के लिए उकसा सकते हैं, कह लीजिए। ठीक है, तो बादल मिल गया, फिर दूसरा कदम, सीडिंग एजेंट डालना। नोट्स के हिसाब से खास हवाई जहाज होते हैं जो बादलों के बीच से उड़ते हुए ये सिल्वर आयोडाइड या नमक के कण फैलाते हैं। हवाई जहाज से ही? ज्यादातर हाँ, कभी कभी जमीन से भी जनरेटर्स ऊपर भेजते हैं अगर हवा सही हो, और आजकल ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसा नोट्स इशारा करते हैं। ठीक है, कण पहुंच गए बादल में। अब तीसरा चरण है न्यूक्लिएशन, मतलब वो प्रक्रिया शुरू होना। ये कण नमी को अपनी ओर खींचते हैं, जैसा हमने कहा। हाँ। ठंडे बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बनने लगते हैं। सिल्वर आयोडाइड मदद करता है इसमें। फिर ये क्रिस्टल और पानी जमा करके बड़े होते जाते हैं। और गर्म बादलों में? गर्म बादलों में नमक जैसे कण पानी की छोटी बूंदों को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदें बनाते हैं। नोट्स में लिखा है ना कि ये कण बादल को भारी बना देते हैं। हाँ, लिखा है। उसका मतलब यही है कि पानी की बूंदों का साइज और वजन बढ़ जाता है।
और फिर चौथा कदम, बारिश। बिल्कुल, जब ये बूंदें या क्रिस्टल्स इतने भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें रोक नहीं पाती, तो वो नीचे गिरने लगते हैं, ग्रेविटी के कारण। बर्फ के क्रिस्टल नीचे आते आते पिघलकर बारिश बन जाते हैं। वाह। नोट्स ने इसे एक समीकरण जैसा बताया है, साइंस प्लस क्लाउड्स इक्वल टू रेनफॉल। अच्छा, देखा मैंने, बड़ा कैची है। हाँ, मतलब विज्ञान और बादल मिलकर बारिश बनाते हैं, ये इसका सार है। ये तो हुई कि ये तकनीक काम कैसे करती है। अब आते हैं दिल्ली वाले मामले पर। ये सिर्फ बातें नहीं है, दिल्ली वाकई इसे करने की सोच रहा है। जी हाँ, नोट्स के मुताबिक ये सिर्फ सोच नहीं, बाकायदा एक योजना है। अच्छा, कौन कर रहा है ये? ये दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, उनका मिला-जुला प्रयास है। आईआईटी कानपुर? उनका क्या रोल है इसमें? आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों को क्लाउड सीडिंग में विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने पहले भी इस पर काम किया है, ऐसा नोट्स से लगता है। तो ये कब करने का प्लान है? नोट्स में लिखा है कि नवंबर के आसपास इसका ट्रायल करने की योजना थी। नवंबर में ही क्यों? क्योंकि उसी समय दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है और शायद मौसम भी ऐसा हो कि बादल मिल जाएं। लेकिन ये सब मौसम पर ही निर्भर करेगा, बादल नहीं तो कुछ नहीं। ये तो है। अच्छा, और इसका मकसद क्या बताया गया है? पानी की कमी पूरी करना? नहीं, नोट्स साफ कहते हैं कि दिल्ली वाले प्रोजेक्ट का पहला मकसद पानी नहीं बल्कि हवा साफ करना है। हवा साफ करना? बारिश से? हाँ, जब सर्दियों में हवा जम सी जाती है, PM 2.5 जैसे कण बढ़ जाते हैं, तो कृत्रिम बारिश से उन कणों को हवा से नीचे बैठाने की कोशिश होगी। वॉश आउट कहते हैं इसे। अच्छा, वॉश आउट। उम्मीद ये है कि इससे हवा कुछ समय के लिए ही सही पर साफ होगी, लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। ये तो बिल्कुल अलग इस्तेमाल हुआ क्लाउड सीडिंग का। हाँ, यही तो खास बात है। नोट्स इसे भारत का अपनी तरह का पहला कृत्रिम बारिश प्रोजेक्ट कह रहे हैं, जिसका मकसद सीधे-सीधे वायु प्रदूषण कम करना है। मतलब दुनिया में और जगह ये सूखे के लिए होता है ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर सूखे से लड़ने, खेती के लिए पानी या कभी-कभी कोहरा हटाने या ओले रोकने के लिए। पर शहर के प्रदूषण के लिए, वो भी इतने बड़े शहर के लिए, ये भारत में नया है, जैसा नोट्स बताते हैं। ये तो अगर कामयाब हो गया तो कमाल हो सकता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब हर बार हो जाएगी बारिश? नहीं, यहीं पर चुनौतियां आती हैं। नोट्स में फायदों के साथ साथ चुनौतियों का भी जिक्र है। हाँ, वही मैं पूछ रही थी। फायदे तो ठीक हैं, हवा साफ, पर मुश्किलें क्या हैं? देखिए, सबसे पहली और बड़ी मुश्किल है सफलता की गारंटी नहीं। मतलब ये कि ये हर बार काम करेगा ही, ऐसा पक्का नहीं है। बहुत कुछ सही होना चाहिए, सही तरह का बादल, उसमें सही मात्रा में नमी, तापमान, हवा, सब कुछ। नोट्स भी यही कहते हैं, मौसम का अंदाजा हमेशा 100% सही नहीं होता है ना। हाँ, ये तो है। तो काफी अगर मगर वाला मामला है। और क्या दिक्कतें हैं? दूसरी बड़ी दिक्कत है खर्चा, लागत। खर्चा? कितना? नोट्स में लिखा है कि ये केमिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड काफी महंगे होते हैं। फिर वो खास हवाई जहाज या ड्रोन उड़ाने का खर्चा, वैज्ञानिकों की टीम, मौसम की निगरानी, सब मिला के काफी महंगा सौदा बन जाता है। तो ये सोचना पड़ेगा कि इतना खर्चा करके नतीजा मिलेगा भी या नहीं। बिल्कुल, यही सवाल है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, खासकर जब सफलता पक्की ना हो। सही बात है। और कोई चुनौती? तीसरी चुनौती वही जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, मौसम पर निर्भरता। हाँ, बादल होने चाहिए। बिल्कुल, बादल नहीं तो सीडिंग नहीं, या बादल हैं पर हवा ऐसी है कि केमिकल सही जगह पहुंचा ही नहीं, तो सब बेकार। आप मौसम को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, बस उसका फायदा उठा सकते हैं। नोट्स इसे एक बड़ी बाधा मानते हैं। और ये केमिकल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड वगैरह, इनका कोई नुकसान पर्यावरण पर या हमारी सेहत पर? नोट्स में कुछ है इस बारे में। नोट्स में शायद इस पर बहुत ज्यादा डिटेल ना हो, पर यह सवाल उठता जरूर है। वैसे आमतौर पर माना जाता है कि जितनी कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, उससे जमीन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, खासकर सिल्वर आयोडाइड। लेकिन फिर भी अगर बड़े पैमाने पर या लंबे समय तक करना हो, तो इसके असर का ठीक से अध्ययन करना जरूरी है। नोट शायद यही इशारा करते हों कि सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं एक प्रॉब्लम सुलझाने में दूसरी ना खड़ी हो जाए। बिल्कुल। तो मतलब फायदे तो हैं पर रिस्क भी कम नहीं, सफलता पक्की नहीं, खर्चा ज्यादा और सब मौसम के भरोसे। बड़ा मुश्किल संतुलन है ये तो। जी हाँ, और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है, जिसका जिक्र नोट्स में भी है शायद, कि ये कितना भरोसेमंद है, कितना टिकाऊ है। क्या ये प्रदूषण का कोई परमानेंट हल बन सकता है, या बस एक इमरजेंसी उपाय है? दिल्ली का ये पायलट प्रोजेक्ट शायद इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करें। हम इसकी ताकत और इसकी सीमाएं दोनों देखनी होंगी। तो अगर हम सारी बातचीत का निचोड़ निकालें इन नोट्स के आधार पर,
तो क्लाउड सीडिंग एक साइंस है जिसमें बादलों में केमिकल डालकर बारिश करवाई जाती है या कोशिश की जाती है। सही। और दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर इसी साइंस का इस्तेमाल प्रदूषण कम करने के लिए करना चाह रही है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। जी। जैसा नोट्स में लिखा है, भारत में ये अपनी तरह का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जो सीधे प्रदूषण पर निशाना साध रहा है। उम्मीदें भी हैं पर मुश्किलें भी कम नहीं, पैसा, मौसम, कामयाबी का शक। बिल्कुल सही समझा आपने। और अगर इसे हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे शहर, दुनिया भर के शहर, अपनी मुश्किलों से, जैसे प्रदूषण से निपटने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्लाउड सीडिंग उसी तरफ एक कदम है, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर्यावरण को संभालने के लिए। इन नोट्स में एक उम्मीद भी जताई गई है क्या? कि अगर दिल्ली का ये प्रयोग कामयाब रहा, नतीजे अच्छे आए, तो ये शायद दिल्ली की हवा सुधारने के साथ साथ दुनिया के दूसरे शहरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। हाँ, ये तो है, दूसरों को भी रास्ता दिखेगा। बिल्कुल, वो भी सीख सकते हैं। लेकिन साथ ही, जैसा कि नोट्स की चुनौतियां हमें याद दिलाती हैं, ये हमें टेक्नोलॉजी की सीमाओं के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ये कि हमें जोश के साथ होश भी रखना होगा। तकनीकी हल हमेशा सीधे नहीं होते, उनके अपने साइड इफेक्ट या अनजाने नतीजे भी हो सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात कही आपने। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल शायद ये बनता है, इन सब चुनौतियों को देखते हुए इतना खर्चा, मौसम का भरोसा नहीं, कामयाबी पक्की नहीं और शायद पर्यावरण पर असर का भी पूरा पता नहीं, तो शहरों को या सरकारों को कैसे तय करना चाहिए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना ठीक है या नहीं? मतलब फायदे और नुकसान को कैसे तौलें जब इतना कुछ अनिश्चित हो? आगे चलकर जब और ऐसी मुश्किलें आएंगी तो ये फैसले लेना कितना मुश्किल होगा, है ना? ये बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद आसान नहीं होगा। इस पर सोचने की जरूरत है हम सबको।